तो हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैटर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, हमें पता है एयर मैटर है, ठीक है ना। साउंड और लाइट और हीट ये सब एक एनर्जी है। तो एनर्जी हमने पढ़ी थी कि एनर्जी मैटर नहीं होती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सी, किस किस का ऑप्शन सी आया? क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। इसका बताओ, नेम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। जैसे ये एक मैटर है, तो इसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जैसे जो हमने पार्टिकल्स की बात करी है, इसे एटम कहा जाता है। हालांकि इससे भी स्मॉल यूनिट सेल और प्रोटॉन होती है, बट यहाँ पर आंसर एटम दे रखा है। तो आप ध्यान रखना कि आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, सो योर आंसर इज एटम। क्लियर है। इसको हम और ज्यादा डीपली जब हम धीरे धीरे आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम एटम के बारे में जानेंगे। जैसे सेकंड चैप्टर में हम जानेंगे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तब हम इसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। कहता है विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कहता है इनमें से कौन सा मैटर के पार्टिकल्स का कैरेक्टर नहीं होता। दे हैव स्पेस बिटवीन देम, हमने पीडीएफ में पढ़ रखा था। क्या मैटर्स के बीच में स्पेस होता है? हाँ। दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, नहीं, ये प्रॉपर्टी तो हमने नहीं पढ़ी। हमने तो ये पढ़ा है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, हाँ, मूव कर रहे हैं। दे आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, हाँ ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड, विच स्टेट ऑफ द मैटर हैज अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इनमें से किस मैटर की स्टेट का डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम होता है? तो वो सॉलिड होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था सॉलिड का एक शेप भी फिक्स होता है और उसके अंदर का वॉल्यूम भी फिक्स है। लेकिन जब हम लिक्विड पे आते थे तो लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होती थी लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता था। और जब हम उसके बाद लिक्विड के बाद गैस में आते थे तो वहां पे शेप भी फिक्स नहीं होती थी और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता था। क्लियर है। प्लाज्मा में अभी आपको समझाऊंगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की कौन सी प्रॉपर्टी है इनमें से? लिक्विड की फिक्स शेप होती है, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा, नहीं फिक्स शेप नहीं होती। कंप्रेस आसानी से नहीं होते, लिक्विड हो जाते हैं आसानी से कंप्रेस, प्रेशर जब लगाते हैं। इनका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। हाँ, ऑप्शन सी इसका आंसर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट, आपको कहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसके अंदर होगी। तो मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ यहाँ पर प्लाज्मा के बारे में। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, जो भी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ इसको समझना बड़े ध्यान से। सबसे पहले आप सॉलिड के बारे में पढ़ चुके हो, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ चुके हो। अगर यहाँ पे प्लाज्मा ऑप्शन में नहीं होता तो आपका आंसर होता कि भैया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होती है? सॉलिड में। आपका आंसर सॉलिड होता। प्लाज्मा क्या होता है, बड़े ध्यान सुनना, ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहलाता है। 3 स्टेट पढ़ी आपने मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ऐसे ही चौथी एक और स्टेट होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, जो एक आयोनाइज्ड गैस होती है, आयन की गैस होती है। ठीक है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। सुपर हीटेड गैस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फ्रॉम एटम्स। ऐसा समझ लो, गैस के बाद गैस के अंदर अगर आप और हीट एनर्जी दोगे, एक्सट्रीम हीट, बहुत एक्सट्रीम लेवल की जो हीट होगी ना, वो प्लाज्मा होगा। सॉलिड बिल्कुल ठोस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, और गैस में भी और हीट, एक्सट्रीम हीट दी तो वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा जनरली पाया कहाँ जाता है? प्लाज्मा पाया जाता है स्टार्स में, या बिजली लाइटनिंग होती है, ठीक है ना, या फिर हाँ इन जगहों पर पाया जाता है। स्टार्स, तारे, आपको पता है ना, आपने 6 क्लास में पढ़ा है ज्योग्राफी में कि तारे बहुत ही ज्यादा गर्म होते हैं, अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश होता है ना। तो प्लाज्मा, प्लाज्मा आपके स्टार्स में, सॉरी स्टार्स में पाए जाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब एक बात बताओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें सबसे ज्यादा होती है, इसमें फिर कम हो जाती है, इसमें कम हो जाती है, इसमें तो और हीट दे रहे हो ना, तो इसका मतलब तो इसमें पार्टिकल्स और दूर भागते होंगे एक दूसरे से। इसका मतलब सॉलिड ही इसका आंसर है। किस केस में सॉलिड ही करा था वैसे? देखो, क्योंकि आपको प्लाज्मा के बारे में पता नहीं था, लेकिन आगे जाके अब आप समझ गए हो। सॉलिड का बिल्कुल अपोजिट प्लाज्मा है, तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जहां पर गैस आंसर होगा, वहां गैस मत रखना, वहां क्या होगा आंसर? प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा उससे भी एक्सट्रीम एनर्जी है। तो आज जैसे अगला क्वेश्चन अभी बताओ, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ये भी आपको क्लास 9th में ही पता लगेगा, लेकिन अब आप बताओ, एनर्जी की बात हो रही है तो एनर्जी से बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी अब?
प्लाज्मा में। क्लियर है? प्लाज्मा 4 स्टेट समझ में आ रहा है? समझ रहे हो? प्लाज्मा में एनर्जी क्यों होगी? क्योंकि गैस की भी जो एक्सट्रीम, गैस को भी और एक्सट्रीम हीट करोगे तो वो क्या बन जाएगा? प्लाज्मा। प्लाज्मा है वो। क्लियर है? 4 स्टेट समझ में आया? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखना आगे जाके एक और होगा, मैं उसके बारे में भी बात कर देता हूँ। कुछ साइंटिस्ट का एक और मानना है कि 5 स्टेट होती है मैटर की। चौथी हमने पढ़ ली प्लाज्मा, और पांचवी जो होती है वो कहलाती है बीईसी। ठीक है ना? बीईसी। बीईसी मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है ना? तो ये एक पांचवी स्टेट है जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहलाती है। और जब आप इस स्टेट को क्या कहा जाता है? व्हेन ऑकर्स एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, जब बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा ठंडा हो, -39-40 या उससे भी शायद ज्यादा, उससे भी ठंडा हो, उस टेम्परेचर पे ये मैटर पाई जाती है, मैटर की स्टेट होती है। और एटम्स जो होते हैं ना उसके सबसे छोटे पार्ट, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि पार्टिकल्स की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एक पार्टिकल्स की, मैटर की सबसे छोटी यूनिट को क्या कहा जाता है? एटम। हमने ऊपर पढ़ा ना। तो आपको कहता है कि एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे पाया जाता है। और एटम्स कैसे बिहेव करते हैं? एटम्स बिहेव करते हैं सिंगल क्वांटम एंटिटी में। ठीक है ना? क्या होता है इसको छोड़ो, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, यानी कि बस इतना समझ लेना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितनी स्टेट होती है तो आप वैसे कह सकते हो। कुछ साइंटिस्ट का कहना यह भी है कि 5 स्टेट होती है, बोस आइंस्टाइन क्या कहते हैं, कंडेंसेट। क्लियर है? और ये बहुत ही ज्यादा लो टेम्परेचर पे पाई जाती है, बहुत ही लो टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा ठंडे टेम्परेचर पे। लेकिन वही हमने प्लाज्मा की बात करी थी तो वो लाइटनिंग स्टार्स में पाई जाती है, या तो स्टार में या लाइटनिंग में। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आपसे अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। इसमें मेरी बात ध्यान से सुनना। इनमें से डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या है? और इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो बड़े ध्यान से समझना है इसको। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करूं डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन एक ऐसी सिचुएशन है या एक ऐसा प्रोसेस है। अब क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हम फर्स्ट चैप्टर की बात कर लेंगे। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो, ध्यान से सुनना, हाई कॉन्सेंट्रेशन से, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ट्रेवल करेंगे। ठीक है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक कोई भी पार्टिकल होगा वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करेगा। जैसे मान लो ये एक सरफेस है। अगर ये दो सरफेस में यहाँ पर किसी भी चीज की हाई कॉन्सेंट्रेशन है, किसी की भी लो है, तो जो भी पार्टिकल है वो देखेगा अपने आप को, यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ लो है, तो वो इधर ट्रेवल करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वहीं पर अगर हम इसे सॉलिड और लिक्विड और गैस के एग्जाम्पल में समझे, तो अगर मैं बात करूं सॉलिड की, तो सॉलिड में ना डिफ्यूजन स्लो होता है। सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है, पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं, स्लो होता है। बिकॉज पार्टिकल्स, आपको पता है, सॉलिड के अंदर टाइटली पैक्ड होते हैं इस तरीके से। तो पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होगी, धीमी होगी। और डिफ्यूजन इसमें बहुत ही ज्यादा स्लो होगा। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे एग्जांपल है इंक स्प्रेडिंग स्लोली थ्रू चॉक, है मतलब जो भी इंक है या कोई भी चीज, जैसे जैसे आप क्या करते हो, एक चौक हो गई, ये एक चौक है, इस चौक में आप इंक फैला दो, इंक स्याही, तो बहुत जल्दी फैल जाएगी? नहीं, स्लो स्लो फैलेगी इसके अंदर, बिकॉज ये सॉलिड है और ये अलाउ नहीं करेगा पार्टिकल्स को हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करने के लिए, बिकॉज इसकी मूवमेंट स्लो है, बिकॉज सॉलिड है। कोई दिक्कत तो नहीं है? डिफ्यूजन क्या है? सिंपल सी चीज है, हमने ऊपर समझा। डिफ्यूजन क्या है? पार्टिकल्स किसी भी चीज के हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करते हैं। तो वहां पर हम बात कर रहे हैं सॉलिड, तो सॉलिड के अंदर अगर पार्टिकल्स मूव करे तो वो बहुत ही ज्यादा स्लो मूव करेंगे। ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड की, लिक्विड की, अगर हम बात करें लिक्विड की, ठीक है ना, तो ध्यान से समझना, लिक्विड में मूवमेंट तो होगी, लेकिन लिक्विड में जो मूवमेंट होगी वो फास्टर तो होगी, लेकिन सॉलिड से फास्टर होगी, ज्यादा फास्ट नहीं होगी, सॉलिड से तेज होगी। जो भी मूवमेंट सॉलिड में होने वाली है उससे थोड़ी सी
फास्ट मूवमेंट होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब पार्टिकल्स के पास ज्यादा फ्रीडम है अब, यानी कि अब हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन अगर ट्रैवलिंग होगी तो वो ज्यादा तेज होगी, ठीक है। और वहीं पे अगर हम बात करें गैस की, यहीं पे अगर हम बात करें गैस की, तो गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा फ्री हैं। तो अगर बाय चांस कल को डिफ्यूजन होना हो तो ज्यादा तेज होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि पार्टिकल्स अच्छे से मूव कर सकेंगे फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। अब इसके बाद एक चीज और मैं समझा देता हूं आपको कि तीनों, इसके बाद मैं एक दो चीज और समझाता हूं आपको, बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं डिफ्यूजन को, हमने ये समझ लिया डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। इसके बाद ऐसे फैक्टर जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, तो बड़े ध्यान से समझना मेरी बात। एक हो गया टेम्परेचर, टेम्परेचर से डिफ्यूजन में फर्क पड़ता है। दूसरा हो गया पार्टिकल का साइज भी मैटर करता है, जो भी वो पार्टिकल है उसका साइज कैसा है। और तीसरा है उसकी मैटर की स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ मैटर, वो भी मैटर करती है डिफ्यूजन कितना है। जैसे मान लो अगर टेम्परेचर हाई हुआ, ज्यादा टेम्परेचर हुआ, तो डिफ्यूजन की स्पीड बढ़ जाएगी, जो स्पीड होगी डिफ्यूजन की वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम पार्टिकल की साइज की बात करें, तो जितना ज्यादा हल्का पार्टिकल होगा, पार्टिकल जितना ज्यादा हल्का होगा, उतनी ज्यादा स्पीड जो होगी डिफ्यूजन की वो ज्यादा रहेगी। और तीसरा स्टेट ऑफ मैटर में आप पढ़ चुके हो, सॉलिड की बात करें तो स्पीड जो होगी डिफ्यूजन की वो स्लो होगी। वहीं हम बात करेंगे लिक्विड की, एक सेकेंड, वहीं हम बात करेंगे लिक्विड की तो फास्ट होगी, बट फास्टर देन ओनली सॉलिड। और वहीं हम बात करें गैस की, तो गैसेस में क्या होगा, गैसेस में फास्टर देन ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कुछ मैटर है जिनसे डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा जो क्वेश्चन था वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन, देखो शुगर क्या है, सॉलिड ही है काइंड ऑफ, थोड़ा बहुत पानी में घुल रहा है, ठीक है। आइस पिघल रही है, वाटर बॉईल हो रहा है, गैस स्प्रेडिंग इन अ रूम, ये सारे ही एग्जांपल है। डिफ्यूजन तो सब में ही है ना, ऐसा कोई है जिसमें डिफ्यूजन नहीं होगा? पानी जब भाप बनेगा तो भी डिफ्यूजन है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन पार्टिकल्स ट्रेवल करेंगे ना। पार्टिकल्स अभी जो है, वाटर जब बॉईल हो रहा है तो पानी है, लिक्विड में पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में, तो वो ट्रेवल करेंगे। लेकिन आपसे पूछा है डिफ्यूजन का, तो आप बेटर, सबसे बेटर एग्जांपल किस में बता सकते हो डिफ्यूजन का? आप सबसे बेटर एग्जांपल बता सकते हो चौथे केस में, क्योंकि वहां पर डिफ्यूजन फास्ट होगा, है कि नहीं? वहां पे डिफ्यूजन फास्ट होगा। उसके अलावा जितने भी केस हैं सॉलिड के हैं और ये लिक्विड का है। क्लियर है, चलो आगे आते हैं। व्हाट हैपन व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। क्या होगा अगर हमने एक सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अगर हम एक सब्सटेंस, अभी जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा, अगर हम एक किसी भी वस्तु का, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी का भी टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं ना, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और फिर फास्ट मूव करेंगे। किस किस का? ऑप्शन सी था। इंटरमोलिकुलर फोर्स, उनके बीच में जो फोर्स है वो स्ट्रांग होगा? नहीं, स्ट्रांग जो है उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो वीक हो जाएगी, दूर भागेंगे एक दूसरे से। क्या सही होगा इसमें से? तो आंसर होगा हमारा पार्टिकल्स मूव फास्टर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रोसेस बताइए चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कौन सा है जी मेरे भाई? बताओगे आंसर? कौन सा मेरे भाई? सी। बी तो कंडेंसेशन है, जहां पर लिक्विड, सॉरी, गैस से वापस लिक्विड बनता है। चलो, तो अब आपसे अभी भी पूछा है, अभी हमने एग्जाम्पल भी देख रखा था, आप बताओगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इनमें से कौन सा सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है? बता सकते हो आप? ऑप्शन बी, नेफ्थलीन। कौन सी गोलियां होती है ये? व्हाइट कलर की जो गोलियां होती है कपड़ों में रखी जाती है ना? याद आया? डायरेक्ट सॉलिड होती हैं वो गोलियां व्हाइट कलर की, जो हम कपड़ों में रखते हैं फिर एकदम से गायब, गैस। परफेक्ट एग्जांपल दीदी ने बताया था, कौन सा? ओडोनिल, है ना? रूम फ्रेशनर जो होता है, बाथरूम में यूज किया जाता है उसको, वॉशरूम में, तो वो क्लियर है। चलो, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या था? ऑप्शन बी, मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री था। वो बॉइलिंग कब होगा? बॉइलिंग जब होगा जब फिक्स टेम्परेचर होगा, या कोई भी टेम्परेचर होगा, या लो प्रेशर होगा, या हाई प्रेशर होगा। मेरे ख्याल से
फिक्स टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर तो हम नहीं कर सकते बॉइलिंग, क्योंकि वो इवेपोरेशन हो जाता है किसी पे भी। तो बॉइलिंग के लिए आपको प्रेशर हाई चाहिए, लो चाहिए, उससे लेना देना, या एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए। देखो सिंपल सी चीज है, आपको बॉइलिंग के लिए, बड़े ध्यान समझना, आपको बॉइलिंग के लिए फिक्स टेम्परेचर जरूर चाहिए। हाई प्रेशर लो प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बॉइलिंग तो टेम्परेचर से ही मैटर करती है ना। और उसमें जब तक आप एक फिक्स टेम्परेचर नहीं रखोगे, जैसे कितना डिग्री, जब तक 100 डिग्री नहीं रखोगे, तो क्या आपका क्या कहते हैं आंसर हो जाएगा, है कि नहीं? क्लियर है, समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो नेक्स्ट चलते हैं। 15 का आंसर बताओ जी। 15 का क्या करा? कहता है प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। तो लिक्विड किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड मेरे भाई भाप में चेंज हो रहा है। तो बताओ कि लिक्विड भाप में चेंज होगा तो क्या आंसर होगा? लिक्विड भाप में चेंज हो रहा है मेरे भाई, ध्यान सुनना, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है। अगर देखो सिर्फ इतना बोलता लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में, तो वो इवेपोरेशन भी हो सकता है और बॉइलिंग भी हो सकता है। लेकिन बॉइलिंग के लिए तो, उबालने के लिए तो आपको गैस पे रखना पड़ेगा, और जब तक आप 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं दोगे, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं दोगे, जब तक तो हम कह ही नहीं सकते कि वो बॉइलिंग है। लेकिन अगर आप 100 डिग्री से कम में भी भाप दे रहे हो, या वो पानी भाप बन रहा है, तो वो तो क्या कहलाता था? इवेपोरेशन। किस किसने आंसर इवेपोरेशन लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बताओ मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, ठीक है ना। उससे पहले हमने पढ़ा था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज रिक्वायर्ड फॉर बॉइलिंग, मेल्टिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। क्या आंसर होगा मेरे भाई इसका? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम देखो यहां से देखते हैं, इसका आंसर हमारा होगा मेल्टिंग, इसका आंसर होगा। वाटर जो बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो अंडर 100 डिग्री, अच्छा देखो, अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के कम में बॉईल हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? हाई प्रेशर, लो प्रेशर, जीरो प्रेशर, या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर? क्या कहोगे 17 के आंसर को? देखो 100 डिग्री के अंदर ही वो क्या कहते हैं पानी उबल गया, ऐसा हो सकता है क्या? जब तक आप 100 डिग्री की हीट नहीं दोगे पानी को, तब तक तो वो क्या नहीं होता, बॉयल, इवेपोरेट नहीं होता, भाप नहीं बनता, वेपर नहीं बनता। तो 100 डिग्री के पहले ही, अंडर मतलब 100 डिग्री से पहले ही वो क्या बन रहा है? भाप बन रहा है। तो आप बताओ उसके लिए हाई प्रेशर, लो प्रेशर, या जीरो प्रेशर की जरूरत है? नहीं। मैं यहाँ पानी रखूं और ये पानी कल को सूख जाए, इसका मतलब ये पानी क्या बन गया? भाप बन गया, वेपराइज हो गया। जब पानी भाप बना तो क्या मैंने इसको 100 डिग्री सेल्सियस की हीट दी है क्या? नहीं, मैंने ना इसके कोई 100 डिग्री ने कुछ नहीं, नॉर्मल हवा चल रही थी, आसपास हीट थी, उस हीट ने इसको क्या कर दिया? वेपर बना दिया। तो इसका मतलब तो वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हो गया ना, कोई हाई प्रेशर नहीं लगाना पड़ा, कोई लो प्रेशर नहीं लगाना पड़ा। फ्रीजिंग पॉइंट क्या था केल्विन में? केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहलाएगा? 0 केल्विन मत लिख देना, ठीक है ना। कितना होगा बता सकते हो? दो हो सकते हैं, एक तो 273 केल्विन और एक 373। ध्यान से देखना, आओ देखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ये तो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जब आपका सॉलिड है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो यही तो होगा आइस मेल्ट, यही तो इसका आंसर होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसने पूछा है ऐसा पॉइंट बताओ जो, क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। अरे हटना भाई, क्वेश्चन है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब चीजें कब, जो है पानी, पानी कब जमने लग जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कब आएगा? तो हमें पता है बर्फ जो है वो इतने डिग्री पे पिघलने शुरू हो जाती है, यानी कि इस ये तो 273.15 है, यानी कि अगर 273 केल्विन हम रखेंगे, तो उस पॉइंट पे हमारा वापस से पानी क्या बनने लग जाएगा? बर्फ बनने लग जाएगा। यानी कि हमारा 273 केल्विन इसका आंसर होगा, ठीक है। ध्यान रखना जी, ये डाटा याद रखना। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन? इवेपोरेशन के रेट से किसका फर्क, कौन सा फैक्टर है जिससे इवेपोरेशन के रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा या कम होगा? हाँ, हमने कल पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ाओगे इवेपोरेशन फास्ट होगा। फिर हमने पढ़ा था एरिया बढ़ाओगे इवेपोरेशन फास्ट होगा। ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन कम होगा, लेकिन अफेक्ट तो पड़ रहा है ना। लिक्विड की डेंसिटी बढ़ा दो तो इवेपोरेशन पे फर्क पड़ेगा।
मेरे ख्याल से तो यही इसका आंसर होगा, क्योंकि इन तीनों से तो फर्क पड़ रहा है, इन तीनों से तो फर्क पड़ रहा है, लेकिन डेंसिटी से नहीं फर्क पड़ेगा। डेंसिटी मतलब पानी का घनापन, या पानी की कितनी डेंसिटी है। डेंसिटी समझ रहे हो? अगर मैं एक नॉर्मल वाटर रखूं और एक रख दूं कीचड़ का, या उसमें कुछ चीज मिला के रख दूं, एक तो नॉर्मल फ्रेश वाटर रख दिया, बिल्कुल नलके का साफ पानी, और एक पानी में मैंने कुछ चीजें और मिला दी है, इसका मतलब वो पानी की डेंसिटी बढ़ा दी है मैंने, घनापन। कैसे? मान लो ये नॉर्मल वाटर है, इसके अंदर ये दो पार्टिकल्स हैं, और ये भी एक लिक्विड ही है, लेकिन इसके अंदर तीन पार्टिकल्स हैं, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा घना लिक्विड है? आप बोलोगे भैया ये वाला है, तो दोनों लिक्विड। लेकिन अगर आप इस लिक्विड को या इस लिक्विड को, दोनों ही लिक्विड को इवेपोरेट करोगे, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन यूं मत सोचना कि भैया इसमें तीन पार्टिकल है तो ये लेट इवेपोरेट होगा, इसमें दो पार्टिकल हैं तो ये जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो, इवेपोरेशन का कूलिंग इफेक्ट क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स एनर्जी लूज करते हैं, या पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं, पार्टिकल्स स्लो या स्टॉप कर देते हैं मूव करना। बताओगे? मेरे ख्याल से तो इन दो से आंसर है, इनमें तो आंसर नहीं है। बताओ, पार्टिकल एनर्जी लूज करता है या पार्टिकल एनर्जी गेन करता है? जब ठंडा इफेक्ट पड़ रहा है तो उसमें हमें पता है जो भी हमारा पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड से गैस का बन रहे हैं, तो पार्टिकल्स एनर्जी गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, ठीक है ना? एनर्जी गेन होनी चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन बी। किस किस ने ऑप्शन बी? 21st क्वेश्चन कहता है हमें द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड। गैस को किस में कन्वर्ट करना है? लिक्विड में। तो गैस को लिक्विड में जब हम कन्वर्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ठीक है ना? हमने ये पढ़ रखा है नोट्स में कि जब भी गैस गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी उसे कंडेंसेशन कहा जाता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से समझना। जैसे ये हमारा एक मैटर है, इसके अंदर ये पार्टिकल्स है, तो ये इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब इनके बीच का जो स्पेस है, कहता है ये मैक्सिमम किस में होता है, मतलब सबसे ज्यादा स्पेस किस में होगा? देखो, हमें सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में हमें से पढ़ा है सबसे ज्यादा होता है, लेकिन हमने चौथी स्टेट भी पढ़ी है प्लाज्मा, तो ध्यान रखना प्लाज्मा में नहीं होता, गैस में होता है, ध्यान रखना। ठीक है? अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि हमने कल प्लाज्मा के बारे में चीजें पढ़ी थी कि जो चौथी स्टेट होती थी जहां पर किसके पास ज्यादा एनर्जी होती थी, मेरे ख्याल से किसके पास ज्यादा एनर्जी थी, ये वाला क्वेश्चन था, तो हमने प्लाज्मा पढ़ा था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्लाज्मा के पास ज्यादा एनर्जी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गैस जो प्लाज्मा जो है उसके पास सबसे ज्यादा स्पेस होगा, नहीं। ये आयोनाइज्ड गैस होती है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो सबसे इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है उसमें सबसे ज्यादा स्पेस गैस के बीच में ही होता है। इसके अपने अपने कुछ रीजंस हैं, हमें इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करनी, और ये इवन ऑप्शन में भी नहीं आएगा आपके, लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा एनर्जी तो प्लाज्मा में ही होती है, लेकिन जब अगर हम बात करें स्पेस सबसे ज़्यादा किसके बीच में होता है, पार्टिकल्स में, तो वो गैस में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट डेंसिटी? किसके पास सबसे डेंसिटी मतलब घनापन, सबसे कम घनापन किस में होता है? सबसे कम घनापन हमने पढ़ा है, सबसे कम घनापन मतलब ये जैसे पार्टिकल्स है, तो ये सबसे कम डेंसिटी दिखा रहा है, यानी कि जिसमें सबसे कम पार्टिकल होंगे, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा? एयर, क्योंकि ये भी सॉलिड है, इसमें भी नहीं होगा, और लिक्विड है, इसमें भी नहीं होगा, एयर में होगा, ऑप्शन बी। ऐसा यूनिट टेम्परेचर की आपने क्या करी बताओ? ध्यान रखना जी, जो ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की वो केल्विन होती है। ठीक है? ध्यान रखना। जूल तो एनर्जी की होती थी, वर्क डन की, मेरे ख्याल से, और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ये तीन ही है, लेकिन ऐसा यूनिट जब भी आप टेम्परेचर को मेजर करोगे तो ऐसा यूनिट केल्विन होगी, ध्यान रखना। कैम्फर, आपको याद है कैम्फर जो गोलियां होती थी व्हाइट कलर की, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती थी बिकॉज ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ पे देखो वो कहता है कि क्या रीजन है कैम्फर का डिसअपियर हो जाने का? सब्लिमेशन उसका रीजन है। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। कहता है गैस प्रेशर क्यों एक्सर्ट करता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं कि प्रेशर क्यों निकलता है गैस से। क्योंकि उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं और कोलाइड करते हैं, ये है। पार्टिकल्स आप देखते हो फ्रीली मूव करते हैं गैस में, लेकिन बाकी ऑप्शन देखते हैं क्या इसके आंसर बनेंगे। कहता है पार्टिकल्स फिक्स पोजीशन में होते हैं, नहीं। गैसेस के पास स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नहीं। गैस में जब गैप ही इतना सारा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वीक होगा, ये भी नहीं है हमारा।
गैस प्रेशर नहीं एग्जर्ट करते। तो देखो ये है कि उसने बोला गैस प्रेशर क्यों एग्जर्ट करते, कह रहा है क्योंकि गैस प्रेशर एग्जर्ट नहीं करते। ये क्या ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन ए ही सही है, जो हमें पता भी है कि गैस में पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, अब देखो ये वो ऊपर वाला आइस वाला था, केल्विन में तो 0 डिग्री था, वो सेल्सियस में तो 0 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर केल्विन में है, बॉइलिंग पॉइंट 373 के होगा। लेकिन अगर हम मेल्टिंग पॉइंट, वो पिघलने वाला बोलते, तो हमने कल पढ़ा था कितना था, 273 केल्विन था। अगर हम बात करें डिफ्यूजन, एक लिक्विड का दूसरे पार्टिकल्स में होना, तो डिफ्यूजन मतलब समझ रहे हो, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना। हमने कल समझा था हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाना। तो डिफ्यूजन सबसे फास्ट होता है सॉलिड गैस में, उससे स्लो होता है लिक्विड में, और सबसे ज्यादा स्लो होता है सॉलिड में। तो ये बोल रहा है लिक्विड के, आपको बता रहा है कि लिक्विड में डिफ्यूजन कैसा होगा, सॉलिड से तेज होगा क्या? हाँ, हाँ सॉलिड से तेज होगा। ये दूसरा तो गलत है, सेम भी नहीं है और होता ही नहीं है, ये भी गलत है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। रीजन बताओ गैस एक्सपेंड होती है मोर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड। बोलता है रीजन बताओ व्हाई गैस, मेरे भाई ध्यान से इधर सुनो, द रीजन व्हाई गैसेस एक्सपेंड मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड इज, मतलब गैस ज्यादा एक्सपेंड क्यों हो जाती है। गैस आप फैला देते हो ना कमरे में, जैसे मान लो हल्की सी गैस छिड़की, तो वो क्या होगा, पूरे कमरे में एयर फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स फास्टली मूव करते हैं, है ना। रीजन था कि गैस क्यों एक्सपेंड करती है ज्यादा सॉलिड और लिक्विड से, तो हमें पता है। अब हम रीजन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, गैस कैसे क्या प्रॉपर्टीज होगी। गैस के बीच में जो उनके मॉलिक्यूलर फोर्स हैं वो वीक होते हैं क्या? हाँ, उनके बीच में जो, जैसे अगर मान लो एक गैस है, तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दो पार्टिकल्स के बीच में, ये क्या होता है, वीक होता है, क्योंकि दूर होते हैं एक दूसरे से। पहला रीजन ठीक है। क्या गैस में डेंसिटी हाई होती है? नहीं। क्या उनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं? नहीं, वीक होते हैं। क्या उनके पार्टिकल्स में कोई मूवमेंट नहीं होती? नहीं होती है मूवमेंट, तो बल्कि ज्यादा फास्ट होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, 30 का आंसर क्या होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, है ना, चैप्टर में पढ़ा हुआ है हमने। ड्राई आइस जो होती है वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एग्जाम्पल बताओ गैस के जो डिजोल्व होती है पानी में। तो अगर हम गैस की बात करें जो पानी में डिजोल्व होती है, वो कौन सी गैस है इनमें से? ऑक्सीजन, ध्यान रखना, ऑक्सीजन ऐसी गैस होती है जो डिजोल्व हो जाती है वाटर में। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखते हो जनरली पानी में ऑलरेडी डिजोल्व ही होती है फ्रेश वाटर में। आपको बोलता है डायरेक्टली सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, किस वजह से? सब्लिमेशन। हम बार बार पढ़ रहे हैं इसी चीज को, सब्लिमेशन बार बार आ रहा है। प्रेशर, आप इसे 8th क्लास में पढ़ चुके हो। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या होती है, बताओगे? नहीं, पास्कल। याद है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते थे फोर्स को हम, प्रेशर को, तो पास्कल होगा। ध्यान रखना। एग्जाम्पल, फ्लूइड की एग्जाम्पल बताओ। फ्लूइड मतलब जो तरल होती है चीजें, लिक्विड होती है, इसमें से कौन सा होगा इसका एग्जाम्पल? वाटर। ठीक है ना, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। क्या होगा जब एक लिक्विड को हीट किया जाएगा? जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो कह रहा है क्या होगा, अगर मैं एक लिक्विड को हीट करूंगा तो उसके पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे क्या? हाँ, क्योंकि जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो वो, उसके पार्टिकल्स दूर भागेंगे, और ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे और गैस बनेंगे, गैस बनेंगे तो दूर भागेंगे। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कहता है गैस सिलेंडर के पास हाई प्रेशर क्यों होता है? क्योंकि उसमें ज्यादा गैस स्टोर होती है। पहला बिल्कुल सही है। आप देखो ना, गैसेज होती है, जैसे आप गैस को, सिलेंडर को हल्का सा लीक करते हो, एकदम से हवा निकलती है। क्यों? क्योंकि उसमें जितनी जगह है ना, उसके हिसाब से ज्यादा गैस स्टोर्ड हो रखी है ना, तो इसीलिए ज्यादा गैस स्टोर हो रखी होती है। कहता है क्या सॉलिड डिफ्यूज करते हैं? हाँ, लेकिन डिफ्यूजन उनके बीच में स्लो होता है। यस, बट वेरी स्लोली, बिल्कुल सही है। कहता है हाई एल्टीट्यूड, मतलब जैसे अब मान लो ये लैंड पे रह रहे हो, अगर आप पहाड़ियों पे चले जाओ, तो आपसे कहता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब पिघलेगा कैसे। तो आप बताओ, जब आप हाइट पे जाओगे तो आपका नॉर्मली टेम्परेचर जो होगा हाइट पे, वो ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा, टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। तो आपको किसी चीज को अगर उबालना है, तो आपको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो आपको बोलता है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। समझ रहे हो? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, जब बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा है 373 केल्विन पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो उसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे चलते हैं। डेजर्ट कूलर अच्छा क्यों काम करता है सूखे इलाकों में? बिकॉज उसमें इवेपोरेशन फास्ट होता है। क्या होता है? इवेपोरेशन फास्ट होता है। क्लियर है, हमने पढ़ रखा है। यहाँ डेजर्ट कूलर लगा हुआ है। डेजर्ट कूलर क्यों फास्ट वर्क करेगा? बारिश के मौसम में नहीं करता था ना, क्योंकि इसके अंदर घासें लगी हैं। जब घासें हैं, उनके अंदर जब पानी जाता है, तो वो आसपास की गर्म हवाओं को अट्रैक्ट करती हैं और उन्हें ठंडी हवाओं से रिप्लेस कर देती है। ठीक है ना, क्योंकि गर्म हवा रिप्लेस इवेपोरेट हो जाता है, तो फास्ट इवेपोरेशन होगा, इसीलिए ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा।
आगे बोलता है कि हमें क्यों ठंडा ठंडा लगता है जब हम परफ्यूम को अप्लाई करते हैं, इवेपोरेशन की वजह से, कूलिंग इफेक्ट देता है ना इवेपोरेशन, है ना। प्लाज्मा कहाँ पाया जाता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, स्टार्स और सन में पाया जाता है प्लाज्मा, चौथी स्टेट होती है। पांचवी स्टेट कौन सी होती है मैटर की, कुछ साइंटिस्टों का मानना है, बताओगे? बीईसी, क्या कहते हैं मेरे भाई, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ध्यान रखना, ठीक है जी। एग्जाम्पल ऑफ कंप्रेसिबल स्टेट ऑफ मैटर, एग्जाम्पल बताओ कंप्रेसिबल स्टेट ऑफ मैटर की, जो कंप्रेस हो जाता है, इनमें से कौन सा कंप्रेस होगा, प्लाज्मा नहीं होगा, ध्यान रखना, गैस होगा, ठीक है, कंप्रेस हो जाता है। वाई डू लिक्विड्स टेक शेप ऑफ देयर कंटेनर, जो लिक्विड है आप उसे बाल्टी में डालो, बाल्टी की शेप का लिक्विड हो जाएगा, रोड पे फैला दो, रोड की जैसे शेप हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज भैया उनकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है नहीं, उनकी हाई डेंसिटी है नहीं, हाई प्रेशर है नहीं, उनका फोर्स जो है ना उनके पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है ना। बोलता है मोस्ट कंप्रेसिबल स्टेट बताओ, जो ज्यादातर इनमें से कंप्रेस हो जाता है, बताओगे इनमें से कौन सा ज्यादातर कंप्रेस हो जाता है, गैस, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आगे, एग्जाम्पल बताओ सॉलिड के जो पानी में बहते हैं, सॉलिड बताओ, आइस जो है फ्लोट कर जाती है, उसका एक ये रीजन हो सकता है कि जैसे पानी है तो पानी पे वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो हो सकता है लिक्विड में धीरे धीरे कन्वर्ट होती जाए, तो फ्लोट करने लग जाए एक टाइम बाद, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, बॉइलिंग और इवेपोरेशन, ये एक टॉपिक है, ध्यान रखना मेरे भाई, बॉइलिंग और इवेपोरेशन से एक क्वेश्चन होता है, इनके बीच में डिफरेंस। आप बॉइलिंग करते हो जब और इवेपोरेशन करते हो, तो आपने इवेपोरेशन में पढ़ा हुआ है कि इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेना है, क्यों, जब भी इवेपोरेशन होगा, हमने क्या पढ़ा, जैसे मैंने आपको ये समझाया था, आपको ये बात बताओ, जैसे मैंने कहा कि धूप आ रही है, तो धूप इस पूरे पानी को गर्म करके इवेपोरेट कर सकती है, नहीं, सिर्फ किसको करेगी, इसके सरफेस को करेगी। क्या ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी, है ना। तो इसीलिए इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेना है, लेकिन जब पानी को उबालते हो तो आप ऊपर से उबालते हो, नीचे से उबालते हो, यहाँ से हीट देते हो, तो ये क्या है, बल्क फेनोमेना, जितना भी पूरा अंदर पानी है वो सारा का सारा क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, बल्क फेनोमेना है, कोई दिक्कत तो नहीं, ध्यान रखना, बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना और इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, ठीक है। आगे चलते हैं, विच प्रॉपर्टी अलाउ गैस टू मिक्स इजिली, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो गैस को आसानी से मिक्स करने में मदद करती है, बताओ, डिफ्यूजन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग या मेल्टिंग, बताओ। डिफ्यूजन जो है वो अलाउ करता है गैस को कि वो आसानी से मिलेगी, क्योंकि डिफ्यूजन की वजह से हाई कॉन्सेंट्रेशन से गैस लो कॉन्सेंट्रेशन में ट्रेवल करती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ कुछ 48 एमसीक्यू हैं, 48 एमसीक्यूज, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करें।